नमस्कार मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को और वो सारे लोग जो भारत में और देश दुनिया में इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। और आज की ये बातचीत बेहद खास है। आज की ये बातचीत इस मायने में बेहद खास है कि जिस वक्त जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस की बैठक हो रही है, वहां अलग अलग उसकी साइडलाइंस में बहुत सी बैठक चल रही है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक हो रही है, उस सब के बीच में भारत और पाकिस्तान का मुद्दा गर्म ना हो, उसकी बात ना हो, ये हो नहीं सकता। और भारत और पाकिस्तान की बात होगी तो उसमें जो पीओके है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको पीओजेके कहें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसकी बात करना जरूरी हो जाता है। और यहां जब हम ये बात करते हैं तो पीओके के एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मूलतः मीरपुर के रहने वाले हैं और अभी लंदन में रहते हैं। हमारे साथ आज वो खास मेहमान, बहुत बेबाक शख्सियत हैं और अपनी बात बहुत खुलकर रखते हैं बिना किसी से डरे हुए। वो आज हमारे साथ हैं अमजद अयूब मिर्जा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और क्योंकि आज की ये जो पूरी बातचीत हम लोग करने वाले हैं उसमें कोशिश ये होगी कि हम उन सारे मुद्दों पर बात करें, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करें जिसकी बात हम लोग अक्सर करते रहते हैं। खास करके हम भारतीय तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कैसे वो सारी चीजें फैक्ट्स के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये कि अभी जेनेवा में जो 24 सितंबर को जो आपने बातचीत की, आपने वहां कहा कि ये जो पाकिस्तान चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है ये पूरी तरह से अवैध है, अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है और भारत को इंटरफेयर करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को इंटरफेयर करना चाहिए। तो आपने क्या पक्ष रखा वो सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद फिर आगे की। जी, सबसे पहले तो त्रिपाठी भाई आपको नमस्ते, आपके दर्शकों को नमस्कार और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर ऑगस्ट चैनल। बात यह है कि मैंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो बातें की हैं वो मेरा ख्याल है कि आज से पहले कभी भी नहीं इस तरह से किसी ने ये बातें सामने रखी काउंसिल के। मेन दो ही चीजें थी। एक तो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान इलेक्शन करवाने जा रहा है ये गलत है और इसका ताल्लुक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ है, क्योंकि चाइना का प्रेशर है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट को लेके आए गिलगित बल्तिस्तान में जो अंगूठा लगाने वाली हो और फिर वो उसके थ्रू लेजिस्लेशन करवा के तो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस बनाए। और दूसरी बात जो मैंने की है वहां, जिसको मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने नहीं की, मैंने तो रिकॉर्ड चेक किए, मुझे तो नहीं नजर आई, वो है कि पाकिस्तान को जो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमारी रियासत के ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक किया था, उसके हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे वॉर क्राइम्स के तहत जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उसका जो जेनोसाइड उन्होंने किया हिंदुओं का, सिखों का और दूसरी कम्युनिटीज का उस दौरान, और जो वॉर ऑफ एग्रेशन की, जो क्राइम अगेंस्ट पीस और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया, उसके तहत जो है इस पाकिस्तान के ऊपर ये वॉर क्राइम्स का केस किया जाए। तो ये बेसिकली दो चीजें मैंने वहां हाईलाइट की। ये अगर हम ये कहें मिर्जा साहब, जो आपने ये बात कही कि वॉर क्राइम का केस दर्ज होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, तो ये यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक में आपने अपना पक्ष रखा, आपके साथ और भी बहुत से लोग थे। जो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने अपनी बात रखी, जो वहां पीओके के एक और एक्टिविस्ट हैं मोहम्मद सज्जाद, उन्होंने अपनी बात रखी। तो क्या यूनाइटेड नेशंस जो पीओके में ज्यादतियां हो रही हैं, जो वहां के लोगों के खिलाफ, जो कश्मीरियों के खिलाफ, जो पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस, वहां की सरकार, उस पर क्या किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस में कोई सहमति बनती दिखी, कोई कार्रवाई होती दिखी, या हर बार की तरह इस बार भी एक कुछ दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें चर्चा होती है और उसके बाद फिर वो बात खत्म हो जाएगी? यही तो मेन सवाल है जो आपने किया। असल सवाल तो पूरे देश को जो है अब वो यही पूछना चाहिए कि डॉक्टर अमजद ने तो ह्यूमन राइट जो यूएनएचसीआर है उसके प्लेटफॉर्म से ये आइडियाज फ्लोट कर दिए हैं। ये डिमांड मैंने तो बाकायदा डिमांड किया है ना वहां, मैंने तो कहा है आई डिमांड, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। और मैंने वहां कहा है कि जो जितने भी यूएन के रेजोल्यूशंस हैं जम्मू कश्मीर से मुतालिक,
वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनका वो बेकार है, उनको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दे। इस वक्त एक नई अप्रोच की जरूरत है। तो जहां तक आपके सवाल का बराह रास्त उसका डायरेक्ट जवाब है वो ये है कि हमने तो ये फ्लोट कर दिया वहां, अब ये भारतीय सरकार का काम है कि भारतीय सरकार जो है वो यूनाइटेड नेशंस में एक एप्लीकेशन दायर कराए, एक पिटीशन दायर कराए और उसमें ये मुद्दा उठाए कि यूनाइटेड नेशन जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले। और अगर यूनाइटेड नेशन ये स्टे ऑर्डर दे देता है और यूनाइटेड नेशन ये बेल्ट एंड रोड को जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है इसको इस बेसिस पे इलीगल करार दे देता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहाँ डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बेसिकली पाकिस्तान मिलिट्री है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दरमियान और चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान कोई एमओयू भी साइन नहीं हो सकता। ये अब भारतीय सरकार का काम है। अब भारतीय सरकार ये कैसे करेगी, ये अब उसका जवाब तो आप उनके जो हैं लोग उनसे आपको मिलेगा, लेकिन ये भारतीय सरकार के पास ये पावर है। और भारतीय जो मंदूब आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत खूबसूरत इंटरवेंशन किए, उन्होंने नंगा करके रख दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बिल्कुल मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि यार इससे तो बेहतर है तुम चुप ही रहते। यानी वो और ये साबित कर रहे थे कि दे हैव नो आंसर्स टू द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द इंडियन डेलीगेट। तो ये इंडिया के गवर्नमेंट का काम है कि वो अब यूएन को कैसे, और जो यूएन में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है उनको चाहिए कि अब वो इसको यहाँ से टेकअप करें। ठीक बात है मिर्जा साहब, आप ये कह रहे हैं कि अब भारत की सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में और दुनिया के सभी मंचों पर ये बात करनी चाहिए कि चूंकि पीओजेके ये पूरी तरह से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, विवादित हिस्सा है, यहां भारत का अधिकार बनता है, इसलिए किसी भी दूसरे देश को, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में चीन जो आया और जो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको वन बेल्ट वन रोड भी कह रहे हैं, सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। एक और बात इस बार बहुत प्रमुखता से आई, जिसमें इस बात पर सहमति कई जगह से आई और खास करके ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, कि इस तरह से इतने बड़े बड़े आतंकवादी, इतने बड़े बड़े अपराधी, दुनिया को परेशान करने वाले जो लोग हैं उनके नाम लिए गए, उसके बावजूद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर क्यों रहना चाहिए, ये सवाल आया। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है और उसको चीन के अलावा दुनिया का कोई देश मदद नहीं कर रहा है अभी, या आपको लगता है कि दुनिया के और दूसरे देश हैं जो पाकिस्तान की अभी मदद कर रहे हैं, इस वजह से उसको जो वहां उसके यहां जो आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई नहीं करने के बावजूद अभी भी वो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में नहीं? पाकिस्तान जो है ना, ये कोई मुल्क नहीं है, मैं तो इसको मुल्क नहीं समझता। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल टेररिज्म का बेस कैंप है, टू बी ऑनेस्ट। ये कोई रेटोरिक नहीं है। आप इसको खुदारा इसको, मेरी गुफ्तगू को, इस बात को आप डस्टबिन में न फेंक दें ये कह के कि ये तो इन्होंने एक तकरीर की है यहाँ पे और इन्होंने एक रेटोरिकल जुमला कह दिया। दिस इज अ फैक्ट। पाकिस्तान हार्बर्स टेररिस्ट, पाकिस्तान प्रोड्यूसेस देम, ट्रेन्स देम एंड एक्सपोर्ट्स देम। और टेररिस्टों को तो अब ठेके पे भी दिया जाने लगा ना कि सीरिया को टेररिस्ट चाहिए तो पाकिस्तान इतने पैसे दो, हम भेज देते हैं, समझे ने। तुर्की को चाहिए, अगर कुर्दों के खिलाफ लड़ना है और तुर्की को चाहिए टेररिस्ट, तो यहां से हम भेज देते हैं आईसिस को टेररिस्ट। तो ये एक बेस कैंप है। दिस बेस कैंप हैज टू बी टोटली एंड कंप्लीटली डिमोलिश्ड एंड डिसमेंटल्ड। और वो हो नहीं सकता जब तक अब पाकिस्तान जो है एज अ स्टेट इसका ब्रेकअप ना हो। और उसका ब्रेकअप, मैं कल भी एक मीटिंग में बात हो रही थी और वहां पे पीटीएम के लोग भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, और वहां यही डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने कहा देखें, बलोचों ने तो अपराइजिंग कर दी है, सिंध में भी क्या कहते हैं, यानी कि स्पोरोडैटिक में जुबान मेरी कर रही है, यानी कि वहां पे भी कहीं कहीं पे जो है वो अपराइजिंग शुरू हो गई है, स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग, कभी इधर कभी उधर, कभी बदीन में, कभी सखर में, कभी इस तरह। अभी कोऑर्डिनेटर नहीं है लेकिन काम शुरू हो गया। तो वहां पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक लीडर बैठे हुए थे जो यहाँ पूरे यूरोप के इंचार्ज हैं। उनको मैंने कहा कि अब आपका इंतजार है, जिस दिन पश्तूनों ने
बंदूक उठा ली, उस दिन आप समझे कि वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाए। तो अब ये है कि जुल्म बहुत हो चुका है, जनरल पॉपुलेशन जो है पश्तूनों की, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। पिछले 30 सालों से उनका कत्लेआम जारी है, अभी भी जारी है। बलूचिस्तान में कल भी जंगलात जलाए जा रहे हैं और लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। लोगों को हेलीकॉप्टरों में लेके जाते हैं, वहां से पूछते हैं बताओ 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 अपने साथियों को कहाँ पे हैं, वो नहीं बताते, उनको ऊपर से फेंक देते हैं हेलीकॉप्टर से, औरतों को फेंक देते हैं। रेप सेंटर्स बनाए हुए हैं बलूचिस्तान में मिलिट्री ने। आप सोच सकते हैं बजाय हेल्थ सेंटर बनाने के इन सालों ने रेप सेंटर बनाए। तो ये पाकिस्तान हैज टू बी डिसमेंटल और ये इंटरनल इम्प्लोजन होगा पाकिस्तान। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इल्जाम तो भारत पे लगेगा, वो तो मेरे घर में लड़ाई होगी तो मैं कहूंगा वो हमसाया जो है उसकी वजह से लड़ाई होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लड़ाई हमारे घर में हमारी अपने हरकतों की वजह से हुई है। तो ये पाकिस्तान में इम्प्लोजन होगा। और आप देखें कि कल जो इमरान खान ने तकरीर की है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कितना बड़ा मुनाफिक आदमी है, यानी कि झूठ भी बोलते हैं इतनी ढिठाई से कि ऐसे लगता है कि जैसे यार इससे बड़ा मासूम आदमी कोई नहीं, इससे बड़ा मजलूम कोई नहीं। यानी उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर इंटेंसिफाइंग। हु इज इंटेंसिफाइंग द कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया? पाकिस्तान। इंडिया ने तो हमारे पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर जो है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी नहीं भेजा। वो पकड़ा आपने हिंदू या कोई इंडियन जो पीओजेके में आतंक फैला रहा हो या गिलगित बल्तिस्तान में फैला रहा हो? लेकिन हर रोज जो इंडियन यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, हर रोज वहां पे पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेज रहा है। तो किसने ये कॉन्फ्लिक्ट को इंटेंसिफाई किया? फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप इनके लैंग्वेज देखिए, कहते हैं military occupation and illegal annexations are suppressing the rights of human beings to self-determination. My God, how dare you talk like that when on one hand you yourself are committing these crimes? You are denying self-determination to the people of Gilgit-Baltistan. You are imposing an election from Pakistan Election Commission on the people of Gilgit-Baltistan. You have illegally annexed West Jammu and Gilgit-Baltistan, and you have the cheek to say through the United Nations General Assembly indirectly that India is doing it. Shame on him. फिर उसने कहा कि increase threat of nuclear war है। त्रिपाठी भाई आप भूल गए, ये वही इमरान खान है ना जिसने पिछले सेशन में आके धमकियां दी थी भारत को कि फिर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी और तुम भी नहीं रहोगे तो यूरोप भी नहीं रहेगा, और वो तो सारी मौजूद है। देखे और इसकी तान कहां टूटी है? तो फकीर, पाकिस्तान तो एक फकीर मुल्क है। तान टूटी कि भाई $500 बिलियन दे दो, $500 बिलियन दे दो। लानत है ऐसे वजीर आजम पर और लानत है ऐसे स्पीच राइटर पर। तो बात यह है कि ये भारत को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए इसको। मैं आपको एक अर्ज करूंगा यहाँ, आखिरी जुमला इस सवाल के हवाले से। अगर पाकिस्तान टूटता है तो इसके जो रिपल इफेक्ट होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिपल इफेक्ट्स, वो इंडिया को भी संभालने पड़ेंगे। इसलिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है और इंडियन मिलिट्री जो है उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस हवाले से भी करनी चाहिए कि अगर ये टूटता है, देखिए ना जल्जला आता है कहीं पे, तो उसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उससे दूर दराज के इलाकों में भी तो घरों को नुकसान होता है ना। तो उसको कैसे डील करेंगे? एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस डेवलप होगा तो बहुत बड़ा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से लद्दाख की तरफ लोग जाएंगे तो वो रिफ्यूजी बनेंगे। पीओजेके वाले अगर यहाँ पे हमला होता है पाकिस्तान का तो ये एक रिफ्यूजी क्राइसिस बनेगा। तो ये एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस है। फिर सोशल क्राइसिस हो गए, जॉब्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। और तीसरा जो इकोनॉमिक है वो ये है कि हमें फौरी तौर पर पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान जब हमारे साथ जुड़ेगा भारत के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो उस वक्त हमें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है इकोनॉमिक पैकेजेस अभी से तैयार रखने चाहिए। फलाने डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या मिर्जा साहब, एक ये बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान ये भारत का हिस्सा बनेगा, आप इसको कब तक भारत का हिस्सा बनते हुए देखते हैं? नंबर एक।
नंबर 2 ये कि ये जो भारत का हिस्सा बनने की बात आप कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री को जाना पड़ेगा, या गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके के लोग वो खुद तैयार हैं, वो थक गए हैं पाकिस्तान के अत्याचारों से, उनकी जो एक तरह से कहें कि अनडेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनकी वजह से? क्या होगा, आपको कैसे लगता है? मैं अपने दर्शकों से भी माफी चाहता हूं और आपसे भी माजरत चाहता हूं त्रिपाठी भाई। मैंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा, वो मैंने आज के कॉन्टेक्स्ट में बात की है ना, जो ऑक्यूपेशन पाकिस्तान की। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके तो 26 अक्टूबर 1947 से भारत का हिस्सा है, कानूनी हिस्सा है ना, जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा किया है। तो ये दो बातें अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में मैं कर, देखिए गिलगित बल्तिस्तान में मेरा दोस्त है बाबा जान, वो गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, हुंजा से। वहां पे लैंडस्लाइड हुई 2010 में। जब लैंडस्लाइड हुई तो वहां पे दरिया का पानी रुक गया, जिसकी वजह से पीछे वो पहाड़ी इलाके, तो वो जो गांव थे, सैकड़ों गांव जो है वो डूब गए, और वहां एक लेक बन गई जिसको अताबाद लेक कहते हैं, क्योंकि वो इलाका अताबाद था। लोग डिस्प्लेस हुए, लोगों ने कंपनसेशन के लिए वहां पे प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की, उस फायरिंग में एक बाप और बेटा मारे गए। बाबा जान उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं था, वो दूसरे शहर में था। उन दो लोगों के कत्ल का केस बाबा जान पे डाला गया कि तुम्हारी वजह से जुलूस निकला और तुम्हारी वजह से पुलिस ने गोली चलाई और तुम्हारी वजह से ये हत्याएं हुई, इसलिए तुम पे डबल लाइफ सेंटेंस। और उसको 70 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजमेंट देके 10 साल से वो जेल में, इफ्तिखार करबलाई जेल में। बेशुमार लोग 90 ईयर्स इफ्तिखार करबलाई की सजा है। ये वो सजाएं हैं जो अंग्रेज साम्राज्य के जमाने में वो मिलती थी, जो क्रांतिकार होते थे या जो रेवोल्यूशनरीज होते थे उनको मिलती थी। तो लोग बहुत तंग हैं क्योंकि लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, मेरे जो एनालिसिस है उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग ज्यादा डेस्परेट हैं इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए बनिस्बत पीओजेके वाले, क्योंकि जो पीओजेके वाले हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ पंजाब से उनके लिंक हैं, बहुत बड़ा डायस्पोरा मौजूद है। 20 लाख के करीब जो पीओजेके के लोग हैं वो यूरोप में और मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट थोड़ा सा ऑपरेशन है, लेकिन वो भी अब तंग पड़ गए। इसलिए कि आप देखें कि इन्होंने जेलम और नीलम जो कृष्ण गंगा दरिया था उसका इन्होंने डाइवर्ट किया। उस डाइवर्शन से कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद इनके खिलाफ हो गया। अब आप देखें ना कि इससे बड़ी और क्या इनकी नाकामी है कि कैपिटल सिटी में मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीलम जेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो, ये नारा है उनका। और फिर जब लाठीचार्ज पुलिस करती है, नारे क्या लगते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी फौज की वर्दी। ये वो नारा है जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने शुरू किया था। तो लोग बहुत तंग हैं क्योंकि मुजफ्फराबाद में पानी नहीं है, दरियाओं का रुख तब्दील कर दिया। अब दरिया के इर्द गिर्द जो चरागाहें थी वो भी सूख गई हैं। अब वो बेचारे जो लोग जिनके मवेशी हैं वो मवेशी लेके शहर में आ गए, अब शहर में उससे और मजीद गंद पड़ गया। तो एक विशियस साइकिल जो है वो शुरू हो चुका है। फिर प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो किसकी मर्जी से हो रहे हैं? देयर आर 6,000 मोर देन 6,000 चाइनीज स्टेशन in POJK. Who are these 6,000 Chinese and what are they doing there? तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान ने जो एक ये कल्चरल नैरेटिव का एक हेगेमनी कायम की थी POJK में कि आजादी आजादी आजादी, अब उनको नजर आ रहा है कि ये तो सब ड्रामा था, ये तो सब हमें ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया हुआ था। तो वो अब वहां पे ये डेवलप हो रही है चीज, ये कि भाई इंडिया की तरफ देखो, इंडिया के साथ जाने में फायदा है। तो लोगों का माइंड चेंज हो रहा है, मिर्जा साहब, लेकिन एक बात जो कही जाती है, जैसे आपने मुजफ्फराबाद के प्रोटेस्ट की बात की, मीरपुर के प्रोटेस्ट की बात आती है, चिकोटी में प्रोटेस्ट की बात आती है, और कई बार ये कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पे सब कुछ छलावा किया था, बल्कि कल जो मोहम्मद सज्जाद हैं
उन्होंने भी ये बात कही कि जो आजाद कश्मीर इलेक्शन एक्ट है 2020, ये पूरी तरह से उनके जो कश्मीर के लोग हैं उनके पॉलिटिकल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनने वाला है। और कई बार पाकिस्तान की तरफ से इसके जवाब में ये कहा जाता है कि अरे नहीं, ये तो सब फैब्रिकेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, और यहां जो कुछ भी हो रहा है वो भारत उसके पीछे कहीं न कहीं शामिल है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और जो एक और सवाल मैं इसमें जोड़ूंगा कि चूंकि जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक, दुनिया ने ये जान लिया कि जो पीओके का इस्तेमाल है, पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसका जो इस्तेमाल है, वो गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। वहां आतंकवादियों के अड्डे बना दिए हैं, वहां गांव वालों से ज्यादा जो आम नागरिक हैं उनसे ज्यादा आतंकवादियों को बैठा दिया है। तो क्या ये सब मिलकर वो जमीन तैयार कर रहा है जिससे कि आपको लग रहा है कि बहुत जल्द फिर से, चूंकि वो पहले से भारत का हिस्सा है लेकिन अब फिर से औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा क्या, वो है ही हिस्सा है, उसको अब शामिल कर रहे हैं, बस दैट्स इट। मैंने तो बोला ना कि जितने यूएन के रेजोल्यूशन हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है। क्राइमिया में कौन सा यूएन का रेजोल्यूशन पड़ा है रूस ने, और उसके बाद उसने सोचा कि क्राइमिया को हम वापस लेंगे? लिया ना वापस यूक्रेन से, कौन से यूएन रेजोल्यूशन के तहत लिया? भाई आपके घर में मैं आगे बैठ गया, आपने जाके पंचायत में बोला यार ये मेरे घर में आगे बैठ गए हैं, इनको निकालो यार, मेरा घर है, ये कब्जा कर लिया इन्होंने। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, साला 73 साल गुजर गए, पंचायत आपको ये कहती है हाँ हाँ हम कर रहे हैं अभी करते हैं। तो फिर क्या है? इसका मतलब यह कि पंचायत नहीं कुछ भी करना चाहती। इसका मतलब यह कि पंचायत के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने साजिश कर रखी है हमारे खिलाफ, जो नई रेजोल्यूशन को आने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई बात होती है चाइना वीटो कर देता है। तो ऐसी की तैसी ऐसे रेजोल्यूशंस की हमें किसी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की पासदारी करने की जरूरत नहीं है। दे हैव बिकम ऑब्सोलीट। हमें अब पाकिस्तान के खिलाफ वो बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव के खिलाफ पहला स्टेप है कि स्टे ऑर्डर लिया जाए। सेकंड स्टेप है इसको वॉर क्राइम्स के लिए इसको ट्राई किया जाए, और दैट्स इट। गेट पाकिस्तान आउट ऑफ द वे। पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू। Our territory of Jammu and Kashmir is under occupation. Our territory of Gilgit-Baltistan is under occupation. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो मैं समझाऊं आप सबको? लेकिन पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को अगर हमने वाकई लेना है तो फिर हिंदुस्तान जो है इसकी जनता को, अपने आप को कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी जो पार्टियां हैं, इनके जो नैरेटिव्स की जो कैद है, जो प्रिजन होल्स हैं, इनसे आजाद करना होगा। देश को एक होना पड़ेगा इस मुद्दे पे। ये सियासत नहीं है, ये देश का मामला है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को जो है वो मोदी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, मोदी हिंदुस्तान नहीं है, ना हिंदुस्तान मोदी है। मोदी एक सिंबल है, एक अवतार है जो हमें मिला है, और ये अवतार हमेशा नहीं रहेगा। ये मौका है कि पूरा देश इस वक्त जो है वो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी के पीछे खड़ा हो जाए, और फिर हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो हमारे कब्जा करता है, हमारे इलाके पे अपना कब्जा रखता है। मिर्जा साहब, एक बात और बताइएगा, क्योंकि जब भारत में लोग देखते हैं तो चूंकि 1947 के बाद तो उधर जा नहीं पाए, तो जिस इलाके से आप आते हैं, ये जो मुजफ्फराबाद की बात करें या मीरपुर की बात करें या जो दूसरे इलाके हैं जहां हम नहीं जा पाते हैं, जिसको नीलम झेलम घाटी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और वहां की क्या स्थितियां हैं, और आपको कब वहां आखिरी बार आप वहां कब जा पाए थे? 2013 में मैं गया था। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार तुम ना ही आओ तो अच्छा है। तो मैंने बोला अच्छा, लेकिन वो कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरा जब दिल करेगा जा सकता हूँ। ज्यादा एयरपोर्ट पे रेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी जाने का फायदा नहीं। अभी जो जंग है वो इंटरनेशनल सतह पे लड़ रहे हैं हम, बाकी दोस्त हमारे वहां लड़ रहे हैं। आपको पता ही है वहां नौकरियां नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकते। एक मीटिंग बुलानी पड़ जाए 30 रुपए का, 40 रुपए का तो एक कप चाय का है। कैसे अफोर्ड कर सकता है कि यंग पर्सन जो स्टूडेंट है या जो अनएम्प्लॉयड है वो नहीं कर सकता। तो ये मिलते हैं, बागों में मिलते हैं, बैठ जाते हैं। आजकल वैसे भी कोरोना चल रहा है,
लेकिन मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त जब हम पीओजेके की बात करते हैं तो पीओजेके को जैसे कश्मीर को जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने जैसे कश्मीर को होस्टेज बना के रखा है ना, कि वो हड़ताल कहते हैं, हड़ताल होगी तो पूरा कश्मीर बंद हो जाता है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरा कश्मीर इसलिए बंद हो गया कि पूरा कश्मीर उनके साथ सहमत है। वो तो खौफ से भी बंद कर देते हैं ना लोग। तो इसी तरह हमारे तरफ भी ये दहशतगर्द है, हर जगह तो कैंप लगे हुए हैं भाई, बाकायदा कैंप है, लोग गने लेके फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है वो तो फिर इंडिया की बात तो ओपनली तो कोई भी नहीं करेगा ना, मेरे से करेंगे, आपस में करेंगे, लेकिन खुल के तो बाहर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कश्मीर के अंदर जब भी कोई मुजाहरा होता है या कुछ होता है, ये लोगों को एबटाबाद से लेके आते हैं, यानी पख्तूनख्वा से, रावलपिंडी से फौजियों को सफेद कपड़ों में बिठा के ले आते हैं कि जी इमरान खान साहब का जलसा जरा बड़ा लगेगा। तो हमारी लोग पॉपुलेशन तो अव्वल तो वहां है ही नहीं, वो बेचारे गांव देहातों में, शहरों में, या फिर वो बाहर है। तो लोग डरते हैं, डर रहे हैं, लेकिन एक दफा ये काम हो गया तो फिर हमारा जो खिलाफ वहां से लड़ेगा, हम हमारे साथ जो लड़ाई होगी ना, वो ये दिखाएंगे कि सफेद कपड़ों में जो है वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, लेकिन वो कश्मीरी नहीं है, वो आतंकवादी जाती है, उनको सामने करेंगे। तो ये तो सारी डिप्लोमेटिक ड्रामेबाजी है, लेकिन हमें इससे खौफ नहीं होना चाहिए। हमें वन सन देखे, दांत में दर्द है, निकालो साले को बाहर फेंको, बस खत्म हो गया, निकालो साले को बाहर फेंको, बस खत्म हो गया। ठीक बात नहीं मिर्जा साहब, ये तो है कि भारत की सरकार ने, और वो तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी कहा कि हमारा हिस्सा है ये, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब बीआरआई पर, क्योंकि भारत ने ऑब्जेक्शन तो किया है लेकिन अभी हालांकि उसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, मान लीजिए कि भारत उस पर आगे बढ़ता है, तो क्या आपको लगता है कि चीन के साथ जो युद्ध अभी भी भारत लड़ रहा है, वो युद्ध की आशंका और बढ़ जाएगी पूरे क्षेत्र के लिए? इंपॉर्टेंट सवाल है और पता नहीं मुझे इसका जवाब इस फोरम पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं इशारतन आपको जवाब दे दूंगा। हमें चीन को जो है ना न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। देखें मसला क्या है त्रिपाठी भाई, मसला क्या है? मसला तो कारोबार का है ना। चीन कारोबार के लिए रास्ता चाहता है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं भाई ये यहां से तुम रास्ता हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी टेरिटरी है, अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। तो चीन हमारे साथ बैठ जाए, हम चीन के साथ बात कर लेते हैं कि भाई ये तुम बेल्ट एंड रोड जो है कर रहे हो, हमारे साथ बैठ के बात करो। हम भी तो देखो ना, 1.4 बिलियन आबादी इसकी है इंडिया की, 1.5 या 6 बिलियन चाइना की है, तो दुनिया की आधी आबादी तो हम दोनों मुल्क देश हैं। तो आओ फिर हम बैठ के कारोबार करते हैं। जंग के बाद भी तो हमने यही फैसला करना है ना कि हमारे इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट को हमने कैसे तकसीम करना है, तो जंग से पहले कर लेते हैं। लेकिन नहीं, आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब, ये कोशिश भी मोदी जी ने की, लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन मानेगा? वो जिस तरह से वो व्यवहार करता है, जिस तरह से एग्रेशन में है, जिस तरह से उसको जमीन कब्जा करनी है, अभी जो हमारे यहाँ गलवान में हुआ, जो लद्दाख पे उसका कब्जा है, क्या वो मानेगा इसको? चीन, हमें दो चीजों में फर्क करना चाहिए। जब हम चीन 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 कहते हैं ना, तो हम उसमें पूरे मुल्क को लपेट लेते हैं और हम उसको एक होमोजीनियस बॉडी समझ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ लद्दाख में हो रहा है ये पूरा चीन इसकी जो है ना की मर्जी से हो रहा है, पूरा चीन इस पे सहमत है। जब हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है और इसकी हम मुखालफत कर रहे हैं और चीन इसकी हिमायत कर रहा है, तो पूरा लगता है जैसे पूरा चीन का देश इसके पीछे खड़ा है। ऐसी बात नहीं है। कोई देश भी होमोजीनियस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ नहीं चल रहा होता, उसके अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। इस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसमें शी जिनपिंग और इसका जो ग्रुप है वो इंतहाई नियो लिबरल, मिल्टन फ्रिडमैन के स्कूल ऑफ थॉट, शिकागो इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। ये बहुत जल्दी में है कि जल्दी से हम पहुंचे और दुनिया सारी का जो एक्यूमुलेशन है वेल्थ का वो हम करें। लेकिन आपको पता है कि इसके लिए शी जिनपिंग को बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी की अंदर ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, और यही वजह है कि शी जिनपिंग ने ये कोशिश करके ये किया कि मुझे फॉर लाइफ जो है पार्टी चेयरमैन बनाया जाए, ठीक है ना। यानी कि वो
कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी पार्टी के अंदर की सपोर्ट पर, तो इसलिए वो चाहता है टोटल अथॉरिटेरियन कंट्रोल हो। ये जो लद्दाख में हो रहा है ना, ये शी जिनपिंग की वजह से हो रहा है। इसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा है जो शी जिनपिंग के सख्त खिलाफ है, और वो समझता है कि भारत के साथ बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात करने चाहिए। वो समझता है भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करना चाहिए। वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये एक ऐसी जूं है जिसको हमें सर से निकाल के फेंकना चाहिए। ठीक है, वो भी समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के जो है वो इंडिया का हिस्सा है, वो कोई बच्चे तो नहीं है। अब शी जिनपिंग से कैसे जान छुड़ाई जाए? शी जिनपिंग से जान सिर्फ इसलिए इस तरह से छुड़ाई जा सकती है कि एक तो मुल्क के उनके अपने अंदर जो है वो अपोजिशन डेवलप हो, नेशनल कांग्रेस जो है उनकी, उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो के अंदर। लेकिन दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो शी जिनपिंग फोकस्ड इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होना चाहिए कि भाई ये आदमी है जो हमें बिजनेस नहीं करने दे रहा, ये आदमी है जो अपनी कुर्सी के लिए चीन को जंग में झोंक रहा है, जो अपनी कुर्सी के लिए इस पूरे रीजन को जंग में झोंक रहा है, ताकि हम उसको कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और ज्यादा जो है ना वो आइसोलेट करें, और उसके नतीजे में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो और इसको हटाएं रास्ते से। और ये मैसेज जाना चाहिए हमारी तरफ से क्लियर कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आने वाली किसी भी नई लीडरशिप से इन मसाइल, रीजनल जो इश्यूज हैं, इनके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शी जिनपिंग से बात नहीं करेंगे। तो ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है मिर्जा साहब, ये आपने बात कही और ये निकल कर आ भी रहा है कि जैसे पहले था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर या चीन के अंदर जो उनके नागरिक हैं वो बिल्कुल कोई बात नहीं करते थे, लेकिन इस बार वहां बात हुई, और खास करके जब गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों वीरगति को प्राप्त हुए तो उसके बाद चीन के लोगों में हल्ला हंगामा हुआ कि हमारे सैनिक कहां गए, कहां उनको दफनाया गया, और बाद में खबरें आई कि 60 से लेकर 100 के बीच में वो चीनी सैनिक पीएलए के मारे गए। तो वहां भी अब लोग जवाबदेही तय करना चाह रहे हैं, और अच्छा है कि आपको अगर लग रहा है कि ये स्थितियां कुछ ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम पीओजेके की बात करते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसमें चीन एक कांस्टेंट प्लेयर खड़ा हो गया है। वो दिखता नहीं है लेकिन चीन है, और अगर हम ये कर पाए और खास करके जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कर पाए तो शायद ये होगा। हम उम्मीद करते हैं, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम किसी दिन आपसे एक बार चर्चा करना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीओजेके के बारे में, वहां के बारे में एक कार्यक्रम हम करना चाहेंगे आपसे, किसी समय आपका वक्त मिलेगा तो वो बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, जो सही मायनों में मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वैसे तो ह्यूमन राइट्स वाले वो आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं, तो आप जैसे जो सच्चे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं उनकी लड़ाई, उनका जो वर्षों का संघर्ष है वो काम आएगा। और हम सचमुच हिंदुस्तान जब अपने असली स्वरूप में, जिसको बार बार हम कहते हैं कि जो पूरा हिंदुस्तान है वो एक साथ होगा, तो हम आप दोनों एक साथ मीरपुर घूमने चलेंगे, ऐसी हम इच्छा तो रख ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जिनेवा से जुड़े, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला। मिर्जा साहब सॉरी, आखिरी बात मैं आपकी नहीं समझ सका, जो आखिरी जुमला आपने बोला। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग मीरपुर में बिना किसी डर के, बिना किसी मुश्किल के, हम दोनों लोग, अमजद अहमद अयूब मिर्जा साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये दोनों बैठ के चाय पी सकेंगे। बिल्कुल पिएंगे। और मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। और ये आपका प्रोग्राम जो है बहुत लोग देखते हैं, और मैं तो इस वक्त ये चाहता हूं कि हम लोग इंडिया में इस मसले के ऊपर एक पॉलिसी सेल वहां पे कायम किया जाए दिल्ली में, जहां बैठ के सिर्फ इसके ऊपर 24/7 काम किया जाए। बाकी ये है कि आपके दर्शकों के जरिए, मैं आपके इस चैनल के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को कि अमजद अयूब मिर्जा जो है, इसके खून का आखिरी कतरा और आखिरी सांस भी जो है वो भारत माता के लिए वक्फ हो चुका है, और हम मरते दम तक जो है वो भारत माता की जो एकता है और भारत माता की जो जिसे कहते हैं कि हिफाजत है, उसके लिए लड़ेंगे। और हमारा जो मेन एम है, जो हमारा गोल है, वो अखंड भारत है। वो हम उस सफर में हैं, अखंड भारत के हसूल के सफर, और वो हम हासिल कर लेंगे। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये अखंड भारत हम लोग हासिल करेंगे, और भारत माता की जय हम उस पूरे अखंड भारत के किसी भी हिस्से में कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा आपकी बातचीत सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।